जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर एक बार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, यानी कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेके आए हैं। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाने वाला एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन चुन के लाया गया है जो पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके आगामी एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का जो नाम है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतूर। ठीक है, याद रखेंगे। शिव कुमार शर्मा का क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इनका 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो संतूर वादक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो कौन है इसके लेखक? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सीताराम येचुरी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा सीताराम येचुरी, आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम रोज डेली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का लाते रहते हैं। तो रोज डेली आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जीके जीएस की। आपके एग्जाम से पहले पूरी तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पर कराया जाएगा। याद रखिएगा, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम सबसे पहले होने वाले हैं। तो उसी के लिए हम महत्वपूर्ण रोज डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, एग्जाम से पहले पूरी तैयारी आपको जीके जीएस की यहां पर मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जीके जीएस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से रोज डेली क्लास लीजिए, रोज डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपकी यहां पर जीके जीएस पूरी तैयार हो जाएगी। चलिए, तो भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। किससे? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य से है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे इनको जाना जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, किस राज्य का है? तो भारत के तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, और ये जो 3 ऑप्शन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो भरतनाट्यम आपने जाना तमिलनाडु का है। कथकली दोस्तों, जिन भी बच्चों को पता हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों केरल। कहाँ का है? केरल। कथक जानिएगा, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य का। ठीक, याद रखिएगा। तो ये सारे चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कारदाग मठ को जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है वो भारत के किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहले तो इसका आंसर जानेंगे। ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं 8 राज्य? चलिए मैं आपको हिंट देके वो बता सकता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पहला राज्य देख लीजिए आप, गुजरात हो गया आपका, फिर आपका आता है राजस्थान, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। फिर आता है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। फिर आपका आता है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, ये भारत के 8 राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर है?
तो इन जो चारों ऑप्शन है हमारे हैदराबाद। ऑप्शन ए चार मीनार कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, याद रखेंगे। इसको बनवाया किसने था? कुली कुतुब शाह, सुल्तान थे वहां के मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए मैं लिख देता हूं, कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह इनका नाम था। वर्ष 1591 में इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि कहां पर है? हैदराबाद में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो आपने सुना होगा, वीवो बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है। तो ये किस देश की है? ये है चाइना की है। ठीक है, यानी कि चीन देश की है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अच्छे से सभी क्वेश्चनों को पढ़िएगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, एक बार नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः इन क्वेश्चनों में से आपको भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से रटिएगा इन सभी के सभी क्वेश्चनों को। चलो, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने योग्य पानी है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का जो ऊपरी सदन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है राज्यसभा। ठीक है, अब बात की जाए निचले सदन की, यानी कि निम्न सदन की, इसे निचला या निम्न सदन भी कहा जाता है। तो वो कौन सा है दोस्तों? निचला या निम्न सदन, ये होता है लोकसभा। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। और ये अस्थाई। स्थायी का मतलब होता है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। पर लोकसभा एक अस्थाई सदन है जिसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, किसी कारणवश इसको भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को और ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुशवंत सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। खुशवंत सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को। ठीक है, याद रखिएगा, जयपुर बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि कहां पर है? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत की बात हो रही है, तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक चीज और, 10 जनवरी को कोई बच्चा बताएगा 10 जनवरी को कौन सा डे या दिवस मनाया जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो याद रखेंगे दोस्तों, बात हो रही है 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और लिख के आता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत में हिंदी दिवस पूछ रहा है तो 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो 10 जनवरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, याद रखेंगे, तो ग्लूकोज के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में, यानी कि अमेजन जो जंगल है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। यानी कि अमेजन जो जंगल है वो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत उत्सर्जन करता है पूरे वायुमंडल का? ठीक है, तो ये करता है 20%। ठीक है, याद रखिएगा, अमेजन जो जंगल है ये अकेले ही जो है पूरे वायुमंडल का 20% ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ठीक है, उत्पादन करता है। ठीक है, इसीलिए इसको दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन जंगल को, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील। ठीक है, ब्राजील आपने सुना होगा नाम। दक्षिण अमेरिका का जो है ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और 60% जो अमेजन जंगल है वो, वैसे तो कई देशों से, दक्षिण अमेरिका के कई देशों से अमेजन जंगल गुजरता है, पर जो 60% भाग है अमेजन जंगल का, अमेजन वन का, वो ब्राज़ील देश में है। ठीक है, इसीलिए इसे ब्राज़ील देश का हिस्सा माना जाता है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और 20% जो ऑक्सीजन है वो अकेला ये जंगल उत्सर्जित करता है पूरे वायुमंडल का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, तो कौन सा है दोस्तों, वो है केचुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है आपका आंसर, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है इन चारों ऑप्शनों में, तो केचुआ है, ठीक है। एक चीज और आपको जानकर हैरानी होगी, एक जीव और है केचुआ के अलावा, कौन सा, मेंढक। मेंढक जो है दोस्तों ये भी अपनी त्वचा से ही सांस लेता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब ये पानी के अंदर होता है तो ये अपनी त्वचा से ही सांस लेता है। केचुआ और मेंढक दो ऐसे जीव हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो पृथ्वी का कौन सा बिंदु है, तो याद रखिएगा केंद्र, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है, यानी कि आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, कितनी हैं, 22 भाषाएं, ये भी याद रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली का संबंधित है, यानी कि भारत की जो संघीय प्रणाली है, भारतीय संविधान में भारत की जो संघीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, ठीक है, किस देश से ली गई है, तो पहले इसका आंसर जानेंगे। जो संघीय प्रणाली है वो ली गई है ऑप्शन ए कनाडा से। कहां से ली गई है दोस्तों, संघीय प्रणाली जो है वो ली गई है कनाडा से, ठीक है। एक होती है संघीय प्रणाली, ठीक है, याद रखिएगा, एक होती है संघीय प्रणाली और एक कौन सी होती है, संसदीय प्रणाली, संसदीय, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, याद रखिएगा, एक होती है संसदीय प्रणाली, एक होती है संघीय प्रणाली। तो संघीय प्रणाली का जो संबंध है वो है कनाडा से और संसदीय प्रणाली का संबंध किससे है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो संसदीय प्रणाली अगर पूछेगा तो वो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है, और संघीय प्रणाली पूछेगा तो वो कनाडा है। अमेरिका से पूछेगा तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। आयरलैंड से पूछेगा तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में कह रहा है, यानी कि एसटी के बारे में कह रहा है, ठीक है। एक होता है एससी अनुसूचित जाति, एक होता है एससी अनुसूचित जाति, एक होता है एसटी जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अनुसूचित जो जनजाति हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं, तो वो है 47 सीटें। आपका आंसर पहले राइट आंसर क्या होगा, 47 सीटें, ठीक है, याद रखेंगे। और एससी के लिए, ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये भी आप लोग नॉलेज के लिए रखेंगे इसको, तो याद रखिएगा 84 सीटें, ठीक है, 84 सीटें किसके लिए, एससी के लिए। इन दोनों को मिला लिया जाए तो 131। एससी और एसटी के लिए दोनों सीटें कितनी आरक्षित हैं, तो 131, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखेंगे, कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, यानी कौन सा संवैधानिक संशोधन था वो, तो वो संवैधानिक संशोधन था 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो उम्र थी यानी वोट देने का जो अधिकार था, पहले 21 वर्ष के लोग ही वोट दे सकते थे, पर 61वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसमें बदलाव किया गया, उसके बाद क्या किया गया, 18 वर्ष जो हो जाता था या 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष पूर्ण कर लेता था वो वोट देने का अधिकार रखने लगा, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1988 से। 1988 से पहले 21 वर्ष थी, 1988 से क्या हो गया, 18 वर्ष के लोग भी वोट देने लगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन कौन से करते हैं, अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है। तो सिक्किम जो है ऑप्शन डी आपका, ये जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है श्री शैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। राज्य पूछा जाए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच की ये परियोजना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो ये करती है सिपकिला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन डी सिपकिले दर्रा, जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत का कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार पे बना हुआ है। कौन सा है वो? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कोल, इसको भी नोट डाउन करिएगा। तो ये कहां पर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रयागराज के नैनी से। कहां से? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती। बाकी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और दो और हैं, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुल मिलाकर 5 राज्य हैं भारत के जो बंगाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और बंगाल। मणिपुर नहीं लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो कौन सा है? पाक स्ट्रेट, जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी है? सतपुड़ा। ऑप्शन डी आपका 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, एक चीज और दोस्तों, हमेशा जब भी आप किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बच्चे गलत करके आ जाते हैं, बाकी घर आने के बाद जब वो लोग देखते हैं तो उनका काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर टेंशन लेने लगते हैं कि ये क्वेश्चन आता था फिर भी हमने गलत कर दिया, सिर्फ किसकी वजह से? कि क्वेश्चन हमने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा सुमिलित नहीं है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सुमिलित कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ये भी 100% आपका सही है। कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, तो यहाँ देख सकते हैं कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में ना होकर ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक है, कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश नोट डाउन कर लीजिएगा नॉलेज के लिए। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए जीके जीएस के, जो कि आपके एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।